नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि वीएसपीआरटी में कैसे हम 130 से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, उसी की स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे दो बात कहना चाहूँगी। पहली ये कि केवीएस एग्ज़ाम है, आप इसको लेके इतने पैनिक ना होएं कि इसके लिए हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। दूसरी चीज़, आप जो भी पढ़ें उस पर 100% कॉन्फिडेंट हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके आगे काम आएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में जो आपको इग्नोर नहीं करने। अगर आपने वो 5 चीज़ें सिस्टमेटिकली फॉलो कर ली तो आपके 130 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़ हमारी आती है, देखिए ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने हैं इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान। पहला पॉइंट्स आता है हमारा कि सिलेबस। आपको सिलेबस की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो केवीएस बीआरटी का सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में किस तरीके से टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही काम आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बिल्कुल ना भूलें। इसकी 2 वीडियो अब तक हमने हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी हैं। जो केवीएस पीआरटी का 2018 वाला पेपर था उसकी वीडियो भी अपलोड करी जा चुकी है, और 2017 का जो केवीएस पीआरटी का पेपर था उसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है। जल्दी आपको बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर की वीडियो भी मिल जाएगी। तीसरा आता है एनसीईआरटी, कि हमें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट की पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। चौथा हमारा पॉइंट आता है कि मेकिंग नोट्स। सही बात है, अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लास्ट टाइम में रिवीजन क्या करेंगे। और हमारा 5वां पॉइंट आता है प्रैक्टिस सेट। इससे आप खुद को इवेल्युएट कर पाते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितने नहीं, कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से सही डायरेक्शन में हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ये 5 की पॉइंट है जिस पे आज हम बात करेंगे, जिसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, जिससे कि आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें और ख़ुद को एक स्टेप आगे पा सकें। और आपको कुछ भी पढ़ने से पहले पैनिक नहीं लेना है। देखिए, जो भी लोग केवीएस में सिलेक्ट होते हैं वो भी तो हम लोग की तरह ही होते हैं। वो कोई अलग दूसरी धरती से तो आते नहीं हैं वो लोग कि वो नए प्लेनेट से आए हों और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। आप सब खुद में बहुत अच्छे हैं, ये मान के चलिए। और अगर आपने 3-4 महीने अच्छे से अपनी तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। पहला पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस क्या है। वैसे तो काफ़ी बच्चे देख चुके होंगे, फिर भी ओवरव्यू थोड़ा सा दे देते हैं। देखिए, हमें पता है केवीएस का सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है पार्ट 1 और जो कि हमारा 100 मार्क्स का होगा, और एक है पार्ट 2 जो कि हमारा 80 मार्क्स का होगा। देखिए, पार्ट 1 में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस जो कि हमारी 20 मार्क्स की आएगी। उसमें जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे। टॉपिक सारे वही हैं जो हमने बाकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए पढ़े हैं। जैसे सीटेट हो गया, सीटेट में तो फिलहाल पेडागोजी बेस्ड आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपका टेट हो गया, इस तरीके से। बस डिफरेंस क्या आता है बच्चों, कि हर संस्था के अपने कुछ मानक होते हैं और वो उन मानकों के हिसाब से ही क्वेश्चन का पैटर्न तैयार करती है। टॉपिक आपका कोई नया नहीं आता। आपने टेट का एग्ज़ाम दिया था, आपने उसमें नाउन पढ़ा था। आपने सीटेट दिया था, उसमें भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें, नाउन नाउन ही रहेगा, नाउन कुछ और नहीं हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या आता है कि हर संस्था उस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनाती है, और क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। देखिए, सबसे ऑथेंटिक अगर कुछ होता है सोर्स प्रैक्टिस के लिए तो वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होते हैं। दूसरा आता है हिंदी का। हिंदी में भी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, जो वही सारे आपके टॉपिक होंगे। वर्ण हो गया, और संधि विच्छेद हो गए, विलोम शब्द हो गए, शुद्ध अशुद्धि वगैरह हो गई, जो सब आपने टेट में पढ़ा होगा। सी टेट तो आपका 15 मार्क्स उसमें पेडागोजी बेस्ड ही आते हैं, इसलिए टॉपिक आपके हिंदी इंग्लिश के वही रहेंगे जो आपने पहले पढ़े हैं, बस उनसे क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा नया होगा। बाकी हमारा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो गई, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर हो गया, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स का पोर्शन आपका 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। इसे आपको कहाँ से तैयार करना है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जनरल अफेयर्स के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सुबह 6:30 बजे जो उत्कर्ष जोधपुर क्लासेस है उस पर जो कुमार गौरव सर की करेंट अफेयर्स आती है वो सफिशियंट है।
हाँ वो 1 घंटे से ऊपर होती है, लेकिन आप उसे 1.75 की स्पीड में देखें और उसे नोट करें। वो आपके लिए बहुत बढ़िया एक सोर्स रहेगा, आपकी नॉलेज भी अपडेट रहेगी। दूसरा, आपका उससे करंट अफेयर्स के साथ में जनरल अवेयरनेस भी तैयार होता जाता है, फिर आपको कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप इतना कर पाएँ, अगर आप उस करंट अफेयर्स की वीडियो को 1.75 की स्पीड में देखती हैं तो 50 मिनट्स या 40 मिनट्स लगते हैं रियली उसको देखने में। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब आप वीडियो देखें तो जिस हिसाब से सर लिखते हैं क्वेश्चन, आप उसे अपने नोट्स को बनाते जाएं, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है। हाँ, माना मैगज़ीन आती है, लेकिन अगर आप खुद से कोई चीज़ लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में भी छपी रह जाती है। बाकी तो आप समझदार हैं ही। दूसरा, हमारे बात करते हैं हम रीजनिंग पे। देखिए, रीजनिंग हमारी 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के, इतनी हार्ड नहीं होती। लेकिन फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे, आप थोड़ी तो, अगर आप रीजनिंग में वैसे वीक हैं तो आप थोड़ी थोड़ी आधे आधे घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। एक एक टॉपिक उठाइए, उसको कवर करिए, आप इजीली कर लेंगे। रीजनिंग वाला पोर्शन इजी है। और कंप्यूटर की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आप कोई भी मैराथन को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी होंगी, कंप्यूटर की कोई मैराथन पड़ी हो टीचिंग को लेके या किसी भी एग्ज़ाम को लेके, आप उसको फॉलो कर लें, तो आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमारा मेन वाला टॉपिक जो आता है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो कि हमारे 60 क्वेश्चंस आएंगे। जिसमें से देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिससे 15 क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, इसमें ये आपको अभी ऊपर ऊपर का लिखा हुआ है, अगर आप इसको डीपली देखेंगे इन टॉपिक के अंदर, तो इसमें आपने बिहेवियरिज्म हो गया, व्यवहारवाद हो गया, प्रकृतिवाद हो गया, विकास हो गया, वंश अनुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, मैच्योरिटी हो गई, लर्निंग हो गई, यही सारे टॉपिक हैं। सिवाय इन 2 टॉपिक को अगर हम नीचे वाले को हटा छोड़ दें तो आपके इसमें देखिए 40 मार्क्स का इसमें ऑलमोस्ट आपका वही जो आपने पहले पढ़ा है। इसमें कुछ नया है तो 20 मार्क्स का टॉपिक है जो नया है, जो आप कवर कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आपको CDP की पेडागोजी अच्छे से देखनी है तो आप करियर विल पे जो हिमांशी मैम का KVS PRT की जो पेडागोजी है उसका ओरिएंटेड बैच है, आप उसके थ्रू भी अपना इस वाले 60 नंबर के क्वेश्चन के जो पोर्शन है इसको अच्छा कर सकते हैं। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं बुरी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और इवन अगर आप कोचिंग लेते हैं, आप ना लेते हैं, सेल्फ स्टडी तो आपको दोनों केस में करनी है, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होने वाला। दूसरा हमारा आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। देखिए, इसमें यहाँ पे दे नहीं रखा है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट गिवन हैं। एक आपका इसमें है मैथ्स, एक आपका इसमें है EVS, और एक आपका इसमें गिवन दे रखा है सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट। इसमें आपका एक मैथ्स है, EVS है, और देखिए एक हमारा इसमें मैथ्स है, एक आपका इसमें EVS है, एक आपका इसमें हिंदी है, और चौथा आपका इसमें फिर इंग्लिश है। तो हिंदी इंग्लिश तो वही रहेगी जो ऊपर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज में 10 मार्क्स की थी, बस उससे क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। रही बात मैथ्स EVS के लिए, तो आपके लिए NCERT को पकड़ना है इसके लिए, स्पेशली फॉर EVS का सिलेबस हम सभी जानते हैं बहुत ब्रॉड होता है। इसमें हमारा सब कुछ आ जाता है, चाहे हमारी साइंस हो, हमारी SST हो। तो आपको क्या करना है EVS के लिए, इसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको EVS की अगर हम बात करें, EVS के लिए आपको NCERT को अच्छे से पढ़ना है। NCERT कैसे पढ़ी जाएगी वो आपको आगे वाले टॉपिक में बताया जाएगा। तो इसमें जो, और बाकी मैथ्स के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैथ्स का मैं पेपर, अगर आप बहुत अच्छे मैथ्स में तो आपके लिए टेंशन लेने की बात ही नहीं है। जिन लोगों की मैथ्स थोड़ी वीक है तो वो डेली अगर 1.5-2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी बहुत अच्छे से मैथ्स की तैयारी हो जाएगी। आपका जो टॉपिक गिवन है, जो इसमें पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालिए और उसकी वीडियो देखिए। फिर आपके पास कोई बुक हो या फिर बुक नहीं भी है तो ऑन जो आपका इतने सारे ऐप पड़े रहते हैं उसमें प्रैक्टिस सेट पड़े रहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन तो इसका मतलब कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उस टॉपिक को अभी और अच्छे से पढ़ना है।
इस तरीके से आप मैथ्स को देख सकते हैं। मैथ्स का लेवल सही होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे और इजी भी नहीं होता है, मॉडरेट लेवल पे समझिए। और अब तो पेपर 4 साल के बाद हो रहा है तो लेवल अच्छा ही रखा जाएगा। तो इस तरीके से आप मैथ्स को देख सकते हैं। बस बाकी एनसीईआरटी को मत इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं है ना, वो आपके इंटरव्यू में आपके काम आएगा। इंटरव्यू में वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और इसलिए अपने दिमाग में ये चीज़ सेट करके पढ़िएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे वो इंटरव्यू में काम आएगा। सिर्फ रटने के अकॉर्डिंग मत पढ़िएगा, चीज़ को समझ के पढ़िएगा। सेकंड चीज़ हमारी आती है, इसके आगे हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। अभी ईवीएस के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, जब हम एनसीईआरटी का आपको बताएंगे तब। देखिए ईवीएस की अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट की बात करें तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए, 18 का हो गया, 17 का हो गया, 15 वाला हो गया, 13 वाला हो गया, इन सब को आपको देखना है। 18 वाला और 2017 वाला मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। जल्दी आपको बाकी ईयर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की महत्ता बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे। आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है ना दोस्तों, तो उसमें आपने देखा होगा कि हाँ, लास्ट ईयर वाला जो सीटेट हुआ था उसमें थोड़ा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा लेवल अप किया गया था, लेकिन उससे पहले जो सीटेट एग्ज़ाम होते आए हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे हमारा माइंड सेट होता है कि हाँ भाई, क्वेश्चन किस हिसाब से ये संस्था पूछती है। कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं नहीं कह रही टीचिंग का एग्ज़ाम हो, किसी भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर है उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन सिलेबस देखने के बाद आपको पहले प्रीवियस ईयर ही देखना चाहिए। ये जो मैंने 5 सीक्वेंस लिखे थे, अगर आप उस सीक्वेंस में अपनी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स 130 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको डिसिप्लिन रखना है और कंटिन्यूटी फॉलो करनी। ये नहीं कि आज आप पढ़ लिए 4 घंटे, फिर कल आप सोचे नहीं आज तो बहुत दिन हो गए, आज तो बहुत थकान हो रही है, सो जाता हूँ या घूम आता हूँ। आपको अपनी पढ़ाई को एक भी दिन को मिस नहीं करना है। हाँ, माइंड फ्रेश करने के लिए आप छोटे ब्रेक लीजिए, आप कुछ भी करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इससे आपका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग होती है और आप ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाते हैं, आप लाइट फील करते हैं। इवन योगा को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी बनाइए, 10, 15, 20 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालिए। दूसरी चीज़ है, आपने टेट का एग्ज़ाम भी देखा होगा, दिया होगा, तो उसमें भी आपने पाया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका माइंड में खो जाता है कि हाँ, मुझे किस तरीके से किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। तो प्रीवियस ईयर को आपको इग्नोर नहीं करना है। इवन सिलेबस के बाद में सबसे पहला टारगेट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही देखना होना चाहिए। उसके बाद में आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ना, जैसे कि अगर आपको कल कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो रात में ही आप क्या करिए, एक कॉपी लीजिए, उस पर आप डेली लिख लीजिए कि आपको टू डू लिस्ट तैयार करिए कि आज कल आपको हिंदी को पढ़ना है, हिंदी का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, इंग्लिश का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, मैथ्स का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। छोटे छोटे टारगेट बनाइएगा, लेकिन ये नहीं कि एक दिन में आप मतलब टारगेट सेट करते हैं कि आज मैं हिंदी के 2 टॉपिक पढ़ूंगा और इंग्लिश के 4 टॉपिक पढ़ूंगा, मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, रीजनिंग के 4 करूंगा। इतने हैवी टॉपिक, मतलब हैवी अपना टू डू लिस्ट तैयार मत करिए, हल्की सी लिस्ट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट जब आप डेली अचीव करते हैं ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर अपने आप में आपकी क्या होती है, एबिलिटी नहीं, मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ होती है बढ़ने लगती है। फिर आप ज़्यादा और पढ़ने लगते हैं। अगर आप कोई मतलब अपनी टू डू लिस्ट बना के नहीं बैठते हैं तो आपका दिमाग भी फिर बड़ा हल्का में जाता है कि टाल मटोल करता है, यार कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा। इसलिए एक रूटीन बनाइए, अभी से बनाइए। जब से आप तैयारी अपनी शुरू करते हैं, आपके आगे अभी 3-4 महीने आराम से हैं। मैं तो कहूँगी आप 4 महीने नहीं, आप सिर्फ 3 महीने का टारगेट लेके चलिए कि मुझे 3 महीने के बाद केवीएस का पेपर देना है। भले ही केवीएस का पेपर 4 महीने के बाद हो या 5वें महीने में हो, लेकिन आप अपना टारगेट यही बनाइए कि मुझे 3 महीने में केवीएस का पेपर देना है और मुझे 3 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस विद प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है। आप इतने फ्रेशर तो है ही नहीं कि आपने पहले कुछ ना पढ़ा हो, इसलिए तो आपको सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, एक रात में सोने से पहले ना छोटी सी मतलब अपने नेक्स्ट डे के लिए टारगेट
लिख लिया करिए कि आपको मंडे को पढ़ाई करनी है, तो संडे नाइट को क्या करो, लिख लो कि मुझे मंडे को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है और ये वाला पढ़ना है। और फिर मंडे को जब आप उन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो आपके माइंड में एक चीज़ रहती है कि यार मेरे को आज वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका वो टॉपिक पढ़ना है, तो आपका माइंड भी ज़्यादा एक्टिव रहेगा इसलिए। और फिर रात में आप देखो कि आपने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया तो उसको काट दो। इससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ मैंने आज कुछ किया है और अपना काम प्रॉपर अच्छे से किया है। तो इसको अगर आप बना के चलते हैं टू डू लिस्ट को डेली, तो आप अपना मतलब सब अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आपका माइंड फोकस्ड रहेगा। पांचवी चीज़ आती है हमारी, चौथी चीज़ अब हमारी आती है PYQ के अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर NCERT। कि हाँ अभी मैंने आपको बताया था कि NCERT आपको कहाँ से और कैसे पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगी। देखिए NCERT हमें EVS की और मैथ्स की पढ़नी है। ये NCERT का ऐप दे रखा है, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ये बहुत बढ़िया ऐप है, मैंने खुद यूज़ किया है। इसमें आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक की सारी NCERT मिल जाती हैं, सभी सब्जेक्ट की मिलती हैं विद हिंदी और इंग्लिश। लेटेस्ट एडिशन भी होता है, ओल्ड एडिशन भी होता है, तो आपको पैसे बेकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बुक लेने जा रहे हैं, इतनी सारी बुकें आप ला भी नहीं सकते। और ये ऐप यहाँ पे आपको PDF फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, ऑनलाइन पढ़ना है ऑडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है। बहुत बढ़िया ऐप है दोस्तों, एक बार इसको यूज़ करके देखना, NCERT के लिए बेस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो बच्चे हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं वो हिंदी की PDF डाउनलोड कर लेना, जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं इंग्लिश की। इस ऐप को यूज़ कैसे करना है, इस ऐप की एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे 2-4 दिन पहले अपलोड की थी, आप उसको देख सकते हैं कि ये वाला जो ऐप है किस तरीके से व्यू होता है। अब हम बात करते हैं EVS की, कि आपको EVS कैसे पढ़नी है। देखिए EVS में आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों की तो EVS होती ही नहीं है, उसमें बस लैंग्वेज चलती है। EVS आती है हमारी क्लास थर्ड से लेके 5th तक EVS होती है। उसके बाद में फिर SST वाला आपका पैटर्न आ जाता है। तो आपको 3rd से लेके 5th क्लास तक के बच्चों की EVS पढ़नी है, और कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। आप एक बार बुक खोल के देखेंगे, बड़ा हल्का हल्का लिखा हुआ है। इवन मैं तो कह रही हूँ अगर आप बहुत डेडिकेटेड है ना, कंसंट्रेट हैं, फोकस्ड हैं, तो आप 3rd क्लास की बुक एक दिन में कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसमें आपको सिर्फ की पॉइंट नोट करने, जैसे आप 3rd क्लास की NCERT पढ़ती हो तो आप उसमें मतलब बीच बीच में स्टोरी वाइज है, स्टोरी में ही 1-2 आपको हर चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन ही मुद्दे के मिलेंगे बस। और मतलब रियली 15 to 20 मिनट लगता है एक लेसन को पढ़ने में, क्योंकि ये जो बुक्स हैं 3rd 4th 5th की नन्हे नन्हे बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, तो उसी हिसाब से बच्चों को हम कहानी के जरिए अच्छे से सिखा सकते हैं। ये हम सब ने पढ़ा है, इसलिए उसमें कहानी बेस्ड में आपका इंटरेस्ट भी डेवलप्ड होगा और आप बहुत ईजिली पढ़ते जाओगे। और ये जो ऐप दे रखा है स्क्रीन पे, इसे आपको डाउनलोड करिएगा। इसमें 3rd क्लास की 4th 5th सभी क्लास की सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो आपको EVS पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं तो कहूँगी कि SST है ना, उसके लिए आप 6 से लेकर 10th क्लास तक की SST पढ़ लीजिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अगर आपने कोचिंग ले रखी है फिर तो आपको दिक्कत नहीं है, कोचिंग वाले आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। कोचिंग कहाँ से करनी है इसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी, आप उसको देख सकते हैं एक बार। और कोचिंग नहीं भी ले रखी है तो आप सेल्फ स्टडी तो आपको दोनों ही केस में करनी होती है, चाहे आपने कोचिंग ली हो ना ली हो। लेकिन अगर आप 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक की NCERT पढ़ते हैं तो आपके लिए SST की तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। मेनली आपसे मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कहना चाहूँगी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज़रूर पढ़ लें इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स का आप 4th से लेके या फिर 5th से लेके 10 तक का देख लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी बेस्ड हैं तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, इससे ऊपर आपका लेवल रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें कहा गया है हायर सेकेंडरी लेवल 5th to 10th। अगर आपने मैथ्स का देख लिया, वो बच्चे जो मतलब मैथ्स में वीक हैं ज़्यादा, तो उनका मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने पहले से आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आपको इतना मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका उससे काम निकल जाएगा। जिन बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है वो बच्चे क्या करें, 5th से लेकर 10th क्लास तक की NCERT देख लें, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि NCERT बहुत ईजी लैंग्वेज में होती हैं, जो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाती हैं। और यकीन मानिए NCERT क्या बाइबल होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मतलब इतने बढ़िया उसमें क्वेश्चंस होते हैं और इवन देखे भी जाते हैं।
मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैंने देखा था कि एनसीईआरटी का क्लास 7 का एक मैथ्स का क्वेश्चन था, एज इट इज़ उस एग्ज़ाम में आया था। वो काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी को अच्छे से कर लीजिए। आपको ईवीएस के लिए और मैथ्स के लिए ही एनसीईआरटी देखनी है बस। बाकी तो इंग्लिश हिंदी आपका एनसीईआरटी नहीं देखनी है आपके लिए। आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इंग्लिश हिंदी में पढ़िए। यूट्यूब पे वो टॉपिक को डालिए जो आपको नहीं आता हो। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो अच्छी लगती हैं, आप उससे पढ़ लीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी में कर रहे हैं तो। और कुछ भी करिए, लेकिन अपना जो टारगेट है ना वो 3 से 4 मंथ का ही लेके चलिए, इससे ऊपर का मत लेके चलिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर गेन करेंगे। और समझ के पढ़िए, अपने आप को एक टीचर की फॉर्म में रख के पढ़िए। पैनिक मत होइए, हाय क्या होगा ये एग्ज़ाम, इसमें दो लोग क्या सोचते हैं कि यार इतने सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, हमें क्या करना। कितने भी बच्चे बैठ रहे हो, आपको तो बस एक सीट चाहिए ना। आपके लिए एक सीट चाहिए, 100 सीट चाहिए। जब आपको अपनी एक सीट प्यारी है तो आप एक सीट के लिए तैयारी करिए। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए ना अपनी, तो अब इस एक सीट को टारगेट रखिए। अपने अपने आँखों में अपना जो सपना है उसको रखिए और अपनी तैयारी में अच्छे से करिए। एक लिस्ट देखिए, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूँ। सबसे पहले सिलेबस देखिए आप, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखनी है, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, सब्जेक्ट वाइज कहाँ से पढ़नी है मैंने आपको ऐप बता दिया है। उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स के देखिए कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो आप लास्ट टाइम में रिवाइज क्या करोगे, है ना। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाइए। हम बड़े हो चुके हैं, आप कोई बच्चे नहीं हैं कि पूरी किताब छाप लें। जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, ईवीएस की, तो अपने साथ में एक रजिस्टर लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट लगता है उसको आप लिखते जाइए। अगर आप लिखोगे नहीं तो कोई इतना विद्वान नहीं होता कि 3-4 महीने बाद भी बिना लिखे उसके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको नोट्स अच्छे बनाने हैं। शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, टू द पॉइंट बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी किताब छापिए, वो वाला हिसाब मत करिएगा। क्योंकि जितना कम लिखा होगा, जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, उतना ज़्यादा आप उसको पढ़ पाएंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कोई भी सोर्स फॉलो करते हैं, एक सोर्स रखना है। आपको 100 जगह से नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इस वाली कोचिंग से पढ़ लूँ, उस कोचिंग से पढ़ लूँ, और इस वाली किताब से पढ़ लूँ, उस किताब से पढ़ लूँ। तो आपको 10 किताबों की जगह एक किताब को ही बार बार पढ़ना है। अगर जब आप एक किताब को बार बार पढ़ते हैं तो आपका दिमाग है डाइवर्ट होता है, मतलब सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अच्छा काम करता है। तो अपने नोट्स जो भी आप बनाएं उसको बार बार पढ़ें, मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। आपने सुना भी होगा सबके मुँह से कि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि जो भी आपके मतलब सोर्स है उसको लिमिटेड रखो। जितना लिमिटेड सोर्स होगा और जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही बेटर आपका रिजल्ट होगा। ओके, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं है। सिंपल से एक छोटा सा मतलब अपना लिमिटेड सोर्स रखिए, उससे पढ़िए और बार बार पढ़िए। एक टॉपिक को 1000 जगह पे मत पढ़िएगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है आपके पास। 3 से 4 महीने ही हैं जी जान झोंकने के। जितना आप पढ़ सकते हो, जितनी आप तैयारी कर सकते हो हार्डली, उतना करिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और लास्ट में मैं बस आपसे एक चीज़ और कहूँगी, प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट का आपको कैसे करना है। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का करिएगा, वही बेटर होते हैं कंपेयर देन जो बुक्स आती हैं। क्योंकि मुझे सच बताऊँ तो वो बुक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छी होती हैं बट उसमें बहुत हेडेक रहता है कि आप पहले टिक करते हो, फिर आप उसको चेक करते हो। इससे अच्छा है सीधे ऑनलाइन दो। जब आपका पेपर सीबीटी मोड में हो रहा है तो क्यों आप बुक वाला प्रैक्टिस सेट को अप्लाई करोगे। आप प्रैक्टिस सेट कहाँ के लगाओगे, आप करियर विल के लगा सकते हो। अभी करियर विल पे आए नहीं है, और बायजूस के लगा सकते हो। इन दोनों के अच्छे होते हैं। बाकी आपको जो भी अच्छा लगता हो उसके भी उसके भी लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा हो गया, अड्डा 24/7 हो गया। तो बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। मैं प्रेफरली इन दो को शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है इसलिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी अच्छी से करनी है। पढ़ते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलें। थैंक यू।